अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज की अहम खबरें हैं, कोरोना वायरस के हवाले से भी पॉलिसी का ऐलान किया गया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू कर लें ज़रा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से, जो कि थोड़ा सा मौमाई बन गई थी और बड़ा उसमें एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई जब एक जज ने तो ज़मानत मंजूर कर दी, एक ने इख्तिलाफ राय किया। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली आज उनको रिहाई मिल गई है और वो आज़ाद हो गए हैं, फ़िलहाल ज़मानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन उनके आने से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर असर पड़ सकता है। नून लीग की सियासत की अब क्या स्ट्रेटजी होगी, हिकमत अमली क्या होगी, रुख कैसा होगा, मुफाहमाना होगा, जारहाना होगा, और पीडीएम क्या उसमें अब नून लीग उसी तरह से पार्टिसिपेट कर रही होगी, क्या होगा सियासत पर असरात, इसके हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इसमें इमरान साहब ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे ज़ाहिर बात करेंगे कि सियासत किस रुख जाएगी, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जो रिहाई है इसके ऊपर बात हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई रिहा होता है तो बड़ी बातें सरगर्म हो जाती हैं कि पता नहीं कोई डील हो गई है या क्या है मामला। ये रिहाई से आप क्या अख्स कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि रिहाई है। अच्छा, शहबाज शरीफ रिहा हो गए बस कैसे हो गया ये जो पहले ना हो बात ये है कि अदालत का फैसला और अदालत ने फैसले करते हैं। देखें, एक इस्तिलाह होती है जो हमारे यहाँ शायद ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई आम पब्लिक में, उसको कहते हैं पेपर जस्टिस। अच्छा, आम तौर पे जो जज साहिबान होते हैं वो ये इस्तिलाह यूज करते हैं। पेपर जस्टिस से क्या मुराद होता है? पेपर जस्टिस से मुराद ये होता है कि जज साहब के आगे जो फाइल जाती है उन्होंने उस फाइल के मुताबिक फैसला करना होता है कि वो पेपर्स क्या कह रहे हैं, उनकी बला से उनके हकाइक क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, परसेप्शन क्या है, उन्हें उस बात से कुछ सरोकार नहीं होता, ना कुछ लेना देना होता है। उन्होंने सिर्फ उस फाइल को देखना होता है। नहीं, मैं भी कोई अदालत पर कोई ऐसा नहीं कह रही कि वो कोई डील, मेरा कहने का मतलब ये कि पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने इवन अप्लाई तक नहीं कर रहे थे वो जमानत के लिए, फिर उन्होंने अप्लाई किया, वो हो भी गई, तो उन्होंने कोई जानबूझ के ये सब ताखीर की और अब उन्होंने अप्लाई किया, हो गई। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, वो टाइमिंग को समझते। अच्छा सियासतदान वो होता है जो सियासत में टाइमिंग को समझे। उस वक्त उन्होंने समझा कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अब उन्होंने समझा कि अब टाइमिंग ठीक है, अब उनकी जगह बन रही है, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त दे के तो जमानत ले ली। ठीक है। अब आपने टाइमिंग की बात अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो मैं आपको साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि टाइमिंग इसलिए आप देखें बेहतर है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी टीम को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके जो मामलात हो रहे हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में जो बातें हो रही हैं, तो इस वक्त एक खिला है। सियासी मुबस्सरीन जितने भी हैं वो भी ये समझते हैं कि शायद कुछ ताकतवर हल्के हैं जो अब ये समझते हैं कि वाकई हमें इमरान खान साहब का कोई मुतबादिल भी चाहिए। अब शहबाज शरीफ में ये पोटेंशल है, शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि वो एक अच्छा मुतबादिल बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप हुकूमती स्ट्रेटजी देखें तो वो क्यों शहबाज शरीफ को अब टारगेट करते हैं कि उन्हें भी ये पता है कि ये हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। ठीक है, ये सारा तो आपको लगता है कि टाइमिंग अच्छी है? हाँ जी। और इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि अब पीडीएम भी उस तरह से मुतहरिक नहीं है जो शायद, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि शायद शहबाज शरीफ साहब अवॉइड भी कर रहे थे। लेकिन हिलाली साहब, आपके तो खासे कंसर्न्स थे इस हवाले से कि जो उनसे सवाल थे कि उनके असासे किस तरह इतने कम थे और फिर एकदम बढ़ गए, उससे मुताबिक वो कोई जवाब भी नहीं दे सके बकौल आपके, तो फिर भी उन्हें रिहाई तो मिल गई है बहरहाल। जी हाँ, बिल्कुल, ये हैरानगी की बात है। और बल्कि एक जज साहब ने भी कहा था कि मैं बहुत ही हैरान हूँ कि मेरे डबल बेंच के जो दूसरे जज हैं उन्होंने इनको रिहाई का ऑर्डर दे दिया था। बहरहाल वो एक लीगल मैटर है जिस पे मैं नहीं जाता हूँ। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है। एक सिग्नल चले गया है इमरान खान को कि गेट योर एक्ट टुगेदर और डिलीवर करो और परफॉर्म करो, और अगर तुम नहीं कर सकते या प्रेमेच्योर इलेक्शंस होना है या तुम्हें कोई नखरे से पार्लियामेंट डिसॉल्व करना चाहते हो, तो ये आदमी है, एक पॉपुलर आदमी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली पक्का आदमी है, ये एक डूअर है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे साथ इसकी रिलेशनशिप हर वक्त सही रही है।
इसके भाई के तरह नहीं, इसके भतीजी की तरह नहीं। और ये आदमी वो पार्टी जो उन्होंने इसको क्या कहते हैं एजिटेट किया है, उभारा है, वो कंट्रोल में ला सकता है और वो कंट्रोल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में प्लान बी जो हर वक्त होना चाहिए और होता भी है वो है। और सबको अब पता चल गया है कि प्लान बी क्या है। अब बात असल ये है कि इमरान खान साहब इसको टैकल कैसे करेंगे, ये एक मैनिफेस्ट थ्रेट को इसको कोप कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ अगर इस वक्त कह दूं वो ये है मेरे ख्याल में कि पहले चीज तो उनको ये करना चाहिए कि खुदा के लिए एक नेशनल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करो ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के ये वायरस से हम कैसे बचें। कॉल करो एक कॉन्फ्रेंस। अगर आप उनका एडवाइस नहीं लेने चाहते हैं, सुनिए तो सही कम से कम कि वो कहते क्या हैं और बताएं उनको कि हमें इत्तेफाक से वी हैव टू यूनाइट इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये है, सेशन आफ्टर सेशन पार्लियामेंट में अब होने वाला है, आप खुद जाएं, बैठें, बात करें। ठीक है। और फाइनली मेरा एक रिकमेंडेशन ये था और मैंने आज ट्वीट भी किया है कि आप एक खिताब करें, इनको सब बिठा के आपके इर्द गिर्द आवाम से कि ये हमारा मुसीबत आने वाला है, इससे हम कैसे कोप करेंगे। आपको कुछ अपनी बेलिकॉसिटी, वो जो अपनी नफरत और अपनी झगड़ापन ये है, उसको रिड्यूस करना है। क्यों नहीं कि आप गलत हैं, मगर इसलिए कि ये एक वक्त है जब इत्तेफाक होना चाहिए अवाम को। बिल्कुल ठीक है। तो आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट को खास तौर पर साहब को लचक दिखानी चाहिए इस हवाले से, लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो मैं अभी इमरान साहब से जानती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत कैसे उनकी रिहाई को ले रही है। फिरदौस साहिबा ने इस पर क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं। सबसे जो अहम चीज है कि अवाम भी देख रही है कि शीन जन्म ले चुकी है और बल्कि शीन जेल से बाहर आ चुकी है। नून से शीन का जन्म जो है वो यकीनी है। शीन जो है वो शोबाजी के साथ मिलके अपनी सियासत करेगी और नून जो है वो अब किस्सा परीना बनेगी। जेल में ऐसा क्या हो गया इमरान साहब कि वो शीन बन के आ गए हैं बाहर? देखिए, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं नहीं समझता। अच्छा। उसका सबूत क्या है? मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब को एक तस्वीर भेजी थी, अगर वो दिखा दें तो उस पर मैं बात कर लूँ। वो तस्वीर ये है जो ख़ास तौर पे आज ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आला और अब मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जब जेल से रिहा होकर पहुँचे हैं ठीक है अपने घर 96H में, तो वहाँ पे मरियम नवाज साहबा मौजूद थी उनका इस्तकबाल करने के लिए। वहाँ पे शहबाज शरीफ जो कि वैसे पॉज बना के खसूसी तौर पे तस्वीर आमतौर पे नहीं बनवाते, उनकी सियासी देख लें वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, जी हाँ। लेकिन वो एक ख़ास तौर पे वो खड़े हुए हैं और उनके एक साइड पे दाएं तरफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज हैं और बाएं तरफ मरियम नवाज हैं, और उन्होंने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर बनवाई है और फिर मुस्लिम लीग ने आज उसको वायरल भी किया। वो जानबूझ के टारगेटेड मैसेज दिया बिल्कुल ये वो एक तस्वीर अपने अंदर कई हजार बल्कि कई लाख अल्फाज कह रही है। ठीक है। ये जो कहना ना, ये पिछले कितने अरसे से सुन रहे हैं कि जी शीन आ जाएगी, नून चला जाएगा, शेख रशीद भी कहते रहे हैं बहुत, लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, ये होगा ये अब कि मरियम नवाज वही करेंगी जो उनके चचा मियां शहबाज शरीफ कहेंगे। अच्छा। और मियां शहबाज शरीफ, अब सुन ले, पॉलिसी देनी होती है मियां नवाज शरीफ ने, लेकिन मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो हैं मुफाहमती सियासत के जादूगर। ठीक है। अच्छा, वो ताकतवर लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं? इसलिए पसंद करते हैं कि वो उनकी बात मानते हैं, वो रास्ता निकालते हैं और फिर उसके लिए रास्ता निकाल के अपने लिए भी जगह बनाते हैं। ठीक है। अब उन्होंने ये करना है कि उन्होंने अपने लिए उसी तरह एक दफ़ा फिर अपनी इस जो उनके बारे में सोचा जा रहा है, उन्होंने उस ख्याल को मजबूत करना है। उनका काम ये है कि वो उसको मजीद अपने एक रोल को इस तरह से बढ़ाएं, मुफाहमत की तरफ। हाँ जी, चलेंगे वो इसी तरह चलेंगे कि जनाब हम तो अब हमारा टारगेट अब कोई कन्फेडरेशन नहीं है, उनका टारगेट है मियां शहबाज शरीफ का। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनका टारगेट अगले इलेक्शंस हैं। ठीक है। वो साल बाद हों या अपने मुकर्ररा वक्त पे हों, वो अब और कुछ नहीं करना चाहते। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक्टिव होके मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ले आए,
इसका कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने ये पॉलिसी तय कर ली है, शहबाज शरीफ ने ये तय कर लिया है कि हम इनको शहीद, सियासी शहीद नहीं करेंगे, हम इनको इसी तरह से इनको लेके चलेंगे और इनकी खामियां एक्सपोज करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, वो सामने लाएंगे ताकि हम मुस्तकबिल में अपनी जगह बना उसका फायदा उठा सकें। ठीक है हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, यही स्ट्रेटेजी होगी अब नवाज लीग की? मरियम पीछे होंगी, शहबाज शरीफ आगे होंगे और वो मुफाहमाना जो पॉलिसी अपनी उसको लेकर चलेंगे? देखिए ये सब ठीक बात है, मगर ये 2 साल कैसे चलेगा? इनके खिलाफ जो केसेस हैं, फिर लोग कह रहे हैं ये ओपन एंड शट केस है, फिर लोग कह रहे हैं कि इस किस्म का सबूत है गवर्नमेंट के पास कि ये बच नहीं सकते। अब अगर कोई ऐसा खेल खेले कि 2 साल तक ये मामला अदालत में नहीं आएगा तो मैं बड़ा हैरान हूँगा, और अगर नहीं आया 2 साल तक तो ये नाइंसाफ़ी की बात होगी। तो आना चाहिए, और एक दफ़े जब आएगा तो मेरे ख्याल में इस किस्म का सबूत बकौल उन लोगों ने जो देखा है, जो सुना है, जिन्होंने आर्ग्यू किया है, जो एविडेंस देखा है, बकौल उनके बचने की बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन हिलाल साहब ये तो हम हर केस में सुनते हैं, फिर लेकिन हम देखते हैं वो बच भी जाते हैं, बल्कि कहीं बल्कि अदालत के रिमार्क से तो लगता है कि कुछ है ही नहीं था केस, बिल्कुल खाली खुली रेफरेंस होते हैं इनके। और वैसे भी हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना, मुझे आप बताएं, आसिफ अली जरदारी बाहिर, मियां नवाज शरीफ बाहिर, बिलावल भुट्टो बाहिर, मियां शहबाज शरीफ बाहिर, वो फलियार तारबुल साहबा बाहिर, हमजा शहबाज बाहिर, यानी जिनके खिलाफ बयानिया करप्शन का लेके इमरान खान सब चले थे, सब तो बाहर, वो तो सब तो बाहर हैं। कहाँ गया वो करप्शन वाला बयानिया? उसके नीचे भी आप देख लेना, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं कहता हूँ नीचे वालों को तो छोड़ दें ना, नीचे वालों को तो छोड़ दें, जिनको ये महाकरप्ट कहते थे, हाँ जी, जिनको ये महाकरप्ट कहते थे, जिनसे उन्होंने लूटी हुई दौलत लानी थी। असल में मामला ये हुआ है कि जब आप कुछ नहीं कर सके, ठीक है, तो अब आपका वो बयानिया फेल हो चुका है, अब लोग उसको ऑन नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार इन्होंने 3 साल कुछ नहीं किया, अब अगले 2 साल में क्या करें? लेकिन हिलाली साहब तो ये पॉइंट कह रहे हैं ना कि उसमें है सबूत। मैं तो ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि भाई उनके सबूत तो पहले भी वो ऐसे ही लहराते थे आके, हमेशा ही आके कहते हैं हम तो 3 साल से यही देख रहे हैं। तो हद होती है ना। तो फिर मेरा उस पे कमेंट ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा और इमरान ने भी बिल्कुल सही कहा, इन सब के खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं और सब जो हैं खुला फिर रहे हैं, और बाहर भी आप बाहर चले गए हैं। मगर एक हद होता है। अगर आप मुझे ये कहें कि इधर कोई हद नहीं है पाकिस्तान में, ये एक वाहिद मुल्क है जिधर चोर कभी पकड़ा नहीं जाता इसलिए कि वो चोर है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, एक फ्रीडम टू रॉब, तो फिर मैं समझूंगा कि आप जो कह रहे हैं शायद कुछ ना हो। मगर एक हद होता है, एक ना एक वक्त आता है जब कुछ ना कुछ होता है, जब चोरी पकड़ा जाता है तो कुछ होता है। अगर अभी भी ना हो तो फिर अब क्या कह सकते? हिलाली साहब अल्लाह करे कि हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि हो, लेकिन ओपन एंड शट केस आपकी और मेरी नजर में है। मैं फिर अर्ज ये करूंगा कि अदालतों में जो फाइल जाएगी उसको तो उन्होंने तो प्रोसिक्यूशन और वो केस देखना, और आप खुद समझते हैं कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं इनमें कोई चीज साबित करना, और खास तौर पे हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही है। लिहाजा जब वो साबित नहीं होगा तो इसका मतलब है वो मासूम है। बिल्कुल मासूम है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पीडीएम में। वैसे तो अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही गैरफाल तकरीबन खत्म हो चुकी है, कम से कम पीपल्स पार्टी है, एनपी तो हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोबारा यूनाइट हो सकते हैं? और खास शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं बाहर तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ रवैया कैसा होगा? अच्छा जी, आम लोगों का ख्याल है कि वो क्योंकि मुफाहमती सियासत करते हैं इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला बेहतर हो जाएंगे और पीडीएम दोबारा उसमें होगा। और इसमें कुछ लोगों ने ये भी पेशीन गोई की है कि जनाब क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी ये दी है कि आपने पीपल्स पार्टी को और जमीयत उलमा इस्लाम को साथ लेके चलना है, इसलिए ज़्यादा होगा। लेकिन बीइंग नोइंग मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसमें मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ हिज पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ
कि यहाँ पे शहबाज शरीफ कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ उस मफाहमती सियासत में नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल दो मुतजाद चीजें हैं। अच्छा। 2008 में जब उनकी हुकूमत थी, याद होगा आपको कि कुछ अरसे के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की मुश्तरका हुकूमत थी, ये दोनों लाई थे। तो उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं था आया जब तक पीपल्स पार्टी को उन्होंने पंजाब से फारिग नहीं कर दिया था। वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कंधे पे पांव रख के पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बनाना चाहती है, और खास तौर पे जनूबी पंजाब में। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को ये सूट ही नहीं करता कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में जगह बनाने दे। ठीक है, तो वो कन्फ्रंटेशन ही रखेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ। वो मैंने आपको बताया उनका टारगेट अगले इलेक्शंस है। हर वो काम जिसमें वो समझेंगे कि पीपल्स मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में फायदा, वो करेंगे, और हर वो काम जिसमें वो समझेंगे कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को नुकसान है, वो नहीं करेंगे। चलिए, मैं एक शॉर्ट सा कमेंट हिलाली साहब से भी ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाती हूँ। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या शहबाज शरीफ के आने से पीडीएम में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर पीडीएम अब खत्म हो गई है, अब इसको दोबारा रीयूनाइट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ना उनको ज़रूरत है दूसरी पार्टी का, ना ऐसा मौका आएगा कि उनको यूनाइट होना पड़े। ख़त्म है, ये टूट गया है, ये अलग हो गए हैं। क्यों भाई, ये खुद कह रहे थे इससे पहले इमरान याकूब के, ये अभी अगले इलेक्शन तक ठहरे, शहबाज शरीफ ठहरना चाहता है, तो क्या ज़रूरत है उसको जाके पीपीपी के साथ मिले? बिल्कुल ठीक है, किस बात पे? अभी से ही लड़ाई हो रही है सेनेट में, क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, इस बात पर आप लोगों का इत्तेफाक है कि पीपल के साथ प्यार की पींगें जो बढ़ाई गई थी वो फिलहाल हमें नजर नहीं आएंगी दोबारा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे कि जिक्र किया ही था हम लोगों ने, अभी डिस्कशन में भी बात हुई, बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई है मुल्क में। इसके लिए जो हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या वो है और क्या होनी चाहिए, बहुत से अहम टॉपिक्स इससे जुड़े। एक ब्रेक के बाद तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है, वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास की क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगे। 6 बजे तक बाजार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और उनका कारोबार अलाउ होगा। और ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब को आपने सुना और उन्होंने बताया है कि क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्योंकि कोरोना के जो हमले हैं वो शदीद तर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर एवरेज हम देखें तो 10% पॉजिटिविटी रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से अब ज़्यादा सख्ती की जा रही है। लेकिन सवाल वहीं पे खड़े हैं बहुत सारे कि जहाँ सख्तियाँ की जा रही हैं वहाँ पर अमल दरामद के लिए क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी। तो इस हवाले से अब इमरान खान साहब ने भी एक बात आज की इजलास के दौरान, और उन्होंने बताया कि SOPs पर अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए फ़ौज को भी उन्होंने कहा है कि मदद के लिए बुलाया जा सकता है। मैं आपको सुनवाती हूँ। हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चल, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। तो हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, जो जनरली खुद पब्लिक ने नहीं किया, जो हुकूमती इंतज़ामिया नहीं करवा सकी, क्या फ़ौज के ज़रिए उन SOPs पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? देख, अगर फौज नहीं कर पाए ना, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये कर्फ्यू होगा, और ये कर्फ्यू फौज करवाएगी, इसलिए कि ऐसा चल नहीं सकता है। इमरान खान साहब बैठे बैठे कह देते हैं हमने कहा था मगर अवाम ने बात नहीं सुनी। भाई, नहीं सुनती है अवाम, कभी नहीं सुनती है बात। जो उनको तकलीफ दे चीज है वो क्यों सुने? आपका काम है इम्पोज करना लॉ को, आपने नहीं किया। मैं हैरान हूं आपने नहीं किया। अच्छा, ये क्यों फैल रहा है? ये नए देखिए क्या क्या बहाने लोग, ये नए वेरिएंट्स का बहाना आया है, नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ये जल्दी से फैल जाते हैं UK से, साउथ अफ्रीका से। क्या आपने उधर बंद किया था ट्रैवल टू UK एंड साउथ अफ्रीका? जैसे आपको पता चला, बिल्कुल नहीं बंद किया था। हिंदुस्तान का भी आपने तो अभी बंद किया है 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले। क्या आपको उससे पहले नहीं पता था?
उल्टा यूके ने हमें बंद कर दिया, हम पे पाबंदी लगा दी थी। अब आप पे मैं आपको बात बताता हूं। एक्चुअल बात है इनडिसिप्लिन। इस मुल्क में डिसिप्लिन है ही नहीं। मिसाल के तौर पे समीना, अगर लोग मास्क पहनते, आपको पता है कितने फीसद इन्फेक्शंस कम होते? हैव अ गेस, सोचिए, आपको पता है, आपने पढ़ा है कितना फीसद इन्फेक्शंस कम होते अगर लोग मास्क पहनते? 90%। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं। 80% तो बिल्कुल डॉक्टर्स ने 90%। और मैं हैंड वॉशिंग पे नहीं आया हूं, हैंड वॉशिंग और डिस्टेंसेस पे नहीं आया हूं, सिर्फ मास्क पहनना। मगर नहीं पहनते और लोग कुछ नहीं कहते। आज वो शहबाज शरीफ का रिसेप्शन में आपने देखा था, फिर से वो क्लिप देखें, 4-5 मास्क नजर आएंगे और 400 लोग नजर आएंगे आपको। कितने लोग उस प्रोसेशन से एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कितने लोगों को कोरोना होगा? मैं समझता हूं 200 से लेकर 400 तक। और कितने बच्चे को असर होगा और खुदा जाने क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं भाई, आपका प्लान क्या है? आप एक डेजिग्नेटेड एरियाज को, डीसीज, एसएचओज को ला रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? खुदा के लिए बताएं, खुदा के लिए बताएं, लोगों का जान बचेगा। बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज यह है, अगर कम से कम आप अर्बन एरियाज में, जिधर 30-40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, उधर कंट्रोल कर लें तो 70 और 60 और 70% रूरल एरियाज के लोग बच जाएंगे। सही। अगर अर्बन एरियाज पे कम से कम उधर तो कंट्रोल करें। वहां पे ही ज्यादा तबाही मची हुई है। हमें देहात में तो उस तरह से रेट भी कम नजर आ रहा है। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, अब दोबारा से वो हम जुज़वी सा लॉकडाउन करके और फौज का एक इंदिया दे के अब आवाम से अमल करवा लेंगे? मुझे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सारी बातें सुन के ना मुनीर नियाज़ी साहब की वो नज़म याद आ जाती है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। देर हो गई है। हाँ जी, बहुत देर हो गई है। वज़ीर आज़म की ने जिक्र किया इंडिया का जी, तो इंडिया में रोज़ाना 3 लाख से ज़ायद केसेस आ रहे हैं। तो मुझे तो डर है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी अगर ये हो गया मामला इस तरह का तो हम करेंगे क्या? आप अभी ये शहबाज शरीफ के इस्तकबाल की बात कर रहे थे, वजीर आजम जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने कोहसार यूनिवर्सिटी का जब इफ्तिताह किया है तो उसमें शुरा देखें 60% से ज्यादा शुरा ने तो वहां मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो क्या वहां भी फौज बुलाएंगे इनको समझाने के लिए? हालांकि वो तो एक कंट्रोल तकरीब थी। वीआईपीज थे ना, वीआईपीज, उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि आप ये देखें कि अब इंडिया की तरफ वापस आ जाएं कि जो वेरिएंट की इन्होंने बात की है, इंडिया में एक वेरिएंट आया बंगाल का जी, बंगाल वेरिएंट उन्होंने कहा, उसमें वो कहते हैं कि उसमें डेथ है 100%। उस पर ना कहते हैं कोई वैक्सीन असर करती है, हाँ जी, ना कोई इम्यून सिस्टम रह जाता है। तो खुदा ना हंसता अगर हमारे यहाँ आ गया तो फिर होगा क्या? ये हमारे यहाँ जब तक हुकूमत, जी लाली साहब, जब तक हुकूमत सीरियसली पूरी सख्ती के साथ, डंडे के साथ इस पे अमल दरामद नहीं कराएगी, मुझे बताएं, इनके पास तो इन्फॉर्मेशन हमसे कहीं ज्यादा, मेरे से, लाली साहब से, हमसे कहीं ज्यादा होती है। अगर ये फर्स्ट रमजान को 10-15 दिन के लिए लगा देते लॉकडाउन तो क्या होता? वो चेन टूट जाती। अब ये नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत तो सारे भी करीब आ जाएगी, सारे मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे, एक बहुत बड़ा तबका है जिसका सब कुछ ये रमजान के आखिरी 10-15 दिनों पर इन्हिसार करता है। उन्होंने पूरी अपने साल की कमाई इसमें करना होती है। ये सारे मामलात है, सब इन्हें जब टाइम होता है काम करने का, इन्हें टाइम वो फैसला याद नहीं आता। जी लाली साहब, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा है इंडियन टेलीविजन पे जो मैंने देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर लोग कहें आपको कि चलते चलते लोग गिर के मर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं ये कैसे होता है। मैंने ये देखा है, उनके टेलीविजन पे बता रहे हैं चलते चलते लोग गिर के मर रहे हैं, बच्चे लोगों और माओ के हाथ से गिर रहे हैं। इट इज अनबिलीवेबल जो मैंने देखा है। एक दूसरी बात यह है, मैं जो हैरान हो गया हूं कि ये कब तक आप परवाह नहीं करते हैं। आपके जो खास तौर जो गरीब लोग हैं उनको पता ही नहीं है क्या करना। उनको अभी तक सेंस ऑफ अर्जेंसी वो आया ही नहीं है, इसलिए कि ना टीवी पे ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, भाई गरीब के पास टीवी किधर है? गरीब किधर जाके देखेगा और समझेगा वो क्या कह रहे हैं? तो माफ करिए कि आपको
पेट्रोलिंग करना होगा, मास्क देना भी पड़ेगा, फाइन भी करना पड़ेगा, और एनआईसी पे कंप्यूटर का उनका नाम जाएंगे कि दूसरी दफा फाइन डबल हो और तीसरे दफे अरेस्ट करके ले जाओ उसको। ऐसे लोगों को जब आप ले जाएंगे, लोगों की जिंदगी बचेगी। और फाइनली मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देखिए, खुदा के लिए अभी से शुरू करें, इसलिए कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में जो अपनी आमदनी, पूरी साल की आमदनी सिर्फ शॉपिंग स्प्री जो ईद का होता है उस पे डिपेंड करते हैं। और अगर आपने उस वक्त आपको लॉकडाउन करना पड़ा तो वो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी करो कि ये शॉपिंग स्प्री के लिए ये उनको लॉकडाउन ना करना पड़े। अभी उन्होंने इंडिया तो दिया है, लेकिन इमरान साहब इस पे मैं शॉपिंग की तरफ भी आती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स भी बड़े परेशान हैं। उनकी एग्जाम्स का टाइम है, उधर से ये मसाइल बन रहे हैं, और ओ एंड ए लेवल्स का मामला तो अदालत में भी चला गया। उसकी वजह ये है ना कि हुकूमती स्ट्रेटेजी नहीं है। आप ए लेवल ओ लेवल की बात करती हैं, इसको तो छोड़े। आप मुझे ये बताएं, ऑक्सीजन इंडिया में नहीं मिल रही, आपके पास कोई पॉलिसी है? मुझे लाहौर के एक हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बता रहे थे कि लाहौर में पिछले 10 दिन से ऑक्सीजन शॉर्ट है, उस तरह से पूरी नहीं हो रही। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उससे किस तरह निपटेंगे? कोई बनाई है आपने स्ट्रेटजी? हिलाली साहब बार बार गरीब की बात करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ अमीर को नहीं पता, जो टीवी देखता है उसे अब तो नहीं बेड्स अवेलेबल उस तरह से नहीं है। 5000 हमारे पॉजिटिव केस आते हैं, उनमें से कितने होंगे जो जाते होंगे हॉस्पिटल? आप मुझे आप ये बताएं, आपने फौज तो बुला ली है, अब आपकी टाइगर फोर्स कहाँ है जो आपने बड़े दावे किए थे, और उसको तो आपने टास्क दिया था इसका। वैक्सीन की ये हालत है हिलाली साहब कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। 17 लाख, जो 0.77 यानी तकरीबन 1 पॉइंट से भी वो कहीं कम है। 0.77। आपकी ये तो हालत है। आपने इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई है कि आपने किस तरह से लोगों को फरवरी से सुन रहे थे वैक्सीन का, अब अप्रैल का एंड आ गया, लेकिन कुछ ये असल इशू ये है। हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, समीना और इमरान साहब, ये समझ नहीं आ रही है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस जो है ना, हमारे से 10 गुना ज्यादा है। और इंडिया की इंडस्ट्रियल बेस इतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सका। सीरम इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन दुनिया में, इधर माने नॉट इन साउथ एशिया, दुनिया में। और उनको भी अब तक वो दे कुड नॉट कीप पेस, जितनी जरूरत थी वो नहीं बना सके। अब उनका ये हालत है और वो अक्रॉस द बॉर्डर है और ये वैक्सीन फैलता है। इट्स एन एयरबॉर्न वैक्सीन, एयरबॉर्न डिजीज वायरस। तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि कोई आप इन लोग ग्रास्प, हमारे जो लीडर हैं ये ग्रास्प नहीं कर सकते हैं कि क्या आफत है एक छोटे 15 मील के फासले पे, क्या आफत है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब आप पूरे इंडिया की बात छोड़ें, दिल्ली के वजीर आला ने कहा है कि हम दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। पूरे इंडिया की क्या बात है? तो यहाँ पे ये किस तरह से करेंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनको भी शायद अब दिख रहा है कि लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ सूरत आ जाए। मेरा सिर्फ एक बात सुनने, 2019 में रमजान में 35 अरब रुपए की शॉपिंग हुई थी, जो पिछले साल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 10 अरब हुई थी, तो लोगों की चीखें निकल गई थी। अब महंगाई ज्यादा है और लोग कमा नहीं सकेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? अब इस वक्त ये इस रोजों में तो कम से कम मैं नहीं समझता कि पूरा फुल लॉकडाउन कर सके। अच्छा, लेकिन वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, मैं सुनवा देती हूँ आपको। सुनिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं। इससे बहुत बड़े खतरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर हमने एहतियात ना की हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन कितनी देर हम ये रुक सकते हैं लॉकडाउन से आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिलाली साहब, ये सिर्फ एक वार्निंग दी है ताकि लोग एहतियात कर लें, या जा सकते हैं इस हद तक? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो नहीं करना चाहते लॉकडाउन।
देखिए ये जो क्लिप है ये बड़ा अच्छा क्लिप है, दिल से बात कर रहा है, कह रहा है मैं कर सकता हूं मगर मैं नहीं करना चाहता। मगर मुझे ये कहने की बात, चलिए बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा इनकी दर्द महसूस हम कर सकते हैं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि कहना एक बात है, 2 सेकंड के क्लिप, आपने इंतजाम क्या किया, व्हाट आर द प्रैक्टिकल मेजर्स आपने क्या लिए हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे एक मैजिस्ट्रेट के पावर्स दें आप, जो मिलते हैं हम ग्रेड, जो भी हमारे ग्रेड ऑफ ग्रेड 18 से मिलते हैं। खुदा के लिए आपको ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट आप मास्क देंगे, फाइन कर सकते हैं, ये नहीं कि फाइन के पैसे लें, मगर एक कंप्यूटर में वो आप नोट करेंगे एनआईसी, सब लोगों को एनआईसी लेके फिरें। यू हैव टू कंट्रोल दिस थिंग। और फिर ट्रेसिंग किधर से आया, फिर वो भी शुरू करना पड़ता है। और ऑक्सीजन का आपने क्या तैयारी किया है? आपको 147 साल लगेंगे एट दिस रेट ऑफ वैक्सीनेशन, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने के लिए। तो फॉर गॉड सेक, या तो वैक्सीन का तैयारी करें, या तो ऑक्सीजन का तैयारी करें, या तो मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम करें इन द सिटीज कम से कम, कि ये फैले नहीं ज्यादा। मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन शायद हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर पब्लिसाइज नहीं हो रहा है। जैसे हम पहली दूसरी वेव से निकल गए, इनका भी ख्याल है कि इस दफा भी बस अल्लाह ही मालिक है, निकल जाएंगे। अल्लाह करे निकल जाएं। लेकिन मैं हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना कि ये ट्रेस करें, लोकेट करें, हिलाली साहब यहाँ लाहौर में एक घर में 3 केस पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे कि वहां पे कोई टीम नहीं गई कि बाकी घर वालों का टेस्ट कर लें कि बाकी घर वालों का क्या बना है। यहाँ हालत तो ये है लाहौर शहर की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब यहाँ इनको पता भी लग जाता है, डेटाबेस में आपका चला गया कि एक फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, अल्लाह के बंदों बाकियों को जाके टेस्ट तो कर लो। इनके पास इनकी इतनी नहीं है कि जाके अभी तक तो टेस्टिंग कैपेसिटी पे भी सवालात है ना हिलाली साहब। देखिए अगर भारत में 3 लाख पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए ना कि वो टेस्ट कितने बड़े मैसिव टेस्ट कर रहे हैं वो लेवल पे, और हमारे यहाँ अभी तक वही 40-50। हिलाली साहब एक सिर्फ फिक्रा ले लें, आपकी बात सुनता हूँ। हिलाली साहब एक सेकंड सिर्फ, मैं आपको एक ऐसा केस दे सकता हूँ हिलाली साहब, जिसने पहले नवंबर में टेस्ट कराया सरकारी लेबोरेटरी से, आज तक रिपोर्ट नहीं आई, फिर उसने मार्च में टेस्ट कराया, आज तक रिपोर्ट नहीं आई, दोनों उसके पास मौजूद। हाँ जी, ये तो एक सीरियस ऑब्जेक्शन आ गई है उसके ऊपर कि ये किस किस्म के टेस्ट है। हिलाल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप दे दें कमेंट पर, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपके कितने शॉट्स हो गए? आपने पूरे शॉट्स ले लिए? नो 2 शॉट्स हो गए आपके? नहीं सर, अभी तो एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ है? कितने हुए हैं आपके? कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, अल्लाह तवक्कुल चल रहा है। इमरान आपका क्या हुआ है? मेरा सर एक हुआ जी, एक शॉट हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 2 अप्रैल और फिर उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद 2 शॉट्स मैंने ले लिए हैं। अब ये काफी नहीं है आपको कि ये आपको शॉट्स मिले हैं। 1-1.5 महीने तक तो आपका एक्सपोजर उतना ही है जितना जो आदमी शॉट्स भी नहीं लिया है 1.5 महीने तक। उसके बाद आपके एंटीबॉडीज बढ़ने लगते हैं, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि आपके एंटीबॉडीज कितने हैं। 15 से अगर नीचे हो तो यू आर यूजलेस, फिर आपको फिर शुरू करना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। अगर इत्तफाकन मैंने जाके टेस्ट किया, देखिए ये इतने सारे चीजें हैं, हम लोग तो ढूंढ के निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक, गरीब आदमी को कौन बताता है, कौन इतनी कॉम्प्लिकेशन समझाएगा। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, अल्लाह से दुआ हैं कि वही करम करे पहले की तरह और हमें इस वबा से निजात दिलाए। लेकिन नाज़रीन आप सब लोग भी इस बारे में ज़रूर एहतियात करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे इख्तियार में कम अज़ कम वो तो हम ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, ख़ास तौर पर कुछ गुफ्तगू करेंगे सेनेट की कायमा कमेटियों के हवाले से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट की कायमा कमेटियों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें चुपके चुपके पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने खुद ही आपस में बातचीत कर ली है। नून लीग इस पर भी मुंह बना रही है, लेकिन ये क्या मामला है? क्या पीपल्स पार्टी अकेले फ़ायदे उठा रही है? जानते हैं इमरान साहब क्या कहानी है। पीपल्स पार्टी तो कह रहे हैं कि नहीं जी वो हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, वो बेफिक्र हैं। बिल्कुल ख्याल रखेंगे। देखें आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी उनकी क़यादत में बड़ी चालाक सियासत कर रही है,
उन्होंने कमाल खूबसूरती से पहले PDM को और मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल किया और यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा लिया। फिर जैसे वो चेयरमैन सेनेट नहीं मुंतखब हो सके, उन्होंने उनको अपोजिशन लीडर बनवा लिया। अब अपोजिशन लीडर और वजीर चेयरमैन सेनेट उन्होंने मिल के ये तय करना है कि कौन सी कमेटी किसे देनी है। अब मुस्लिम लीग नून जो मर्जी कहती फिरे, पीपल्स पार्टी के पेट में कौन से मरोवर उठ रहे हैं कि उनको एडजस्ट करें। वो ये चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा करें। ऊपर PTI जो है वो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी हमारे लिए मुस्लिम लीग नून से कम खतरनाक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो समझती है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो सिर्फ सिंध में है, पंजाब मेन जो ग्राउंड है उसमें हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है। इसलिए मुस्लिम लीग नून को हम जितना भी पीछे धकेल सकते हैं धकेलें, उनको ये सूट करता है सियासी तौर पे। इसलिए आपस में वो कह रहे हैं, शेरी रहमान साहब ने तो कहा है कि जनाब वो तो चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर का दारा जाती इजलास था, हमारा तो उसमें है नहीं कुछ। लिहाजा उन जानबूझ के ये कर रहे हैं जिससे मुस्लिम लीग नून पीछे जाए और पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा कमेटियां समेट के अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में आ सके। हिलाली साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई ये इतना ही सिंपल है जैसे शेरी रहमान साहिबा कह रही हैं? भाई अगर आपके सीट्स नहीं है इतने कि आप वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने और सेनेट का कानून ये है कि सेनेट चेयरमैनशिप्स जो होते हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का जो लीडर है पार्टी में, ये दो मिल के चूज़ करते हैं। तो अब क्या हो सकता है भाई, आपके सीट्स काफ़ी नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? आप बराबरी चाहते हैं जब आपकी सीट्स कम है? ये कोई लॉजिक है? आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपके सीट्स ज़्यादा होंगे तो आई एम श्योर आपने बड़ा फ़ायदा उठाया, अपने लोगों को लीडर्स बनाया कमिटीज़ के। अब आपके पास नहीं है तो बस आप नहीं बनेंगे। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या गलत बात हो रहा है। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब आपको लगता है कि जो क्यों कर रहे हैं, हर बात पे ये लगे हुए हैं खामखा। अच्छा हिलाली साहब, जो PMLN का अलग से एक आज़ाद ग्रुप है ऑपोजिशन का, आपको लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को रिमूव कराने के लिए कोई एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा, आप मान जाए मेरी बात। कोई एक्टिविटी नून ना जनरेट कर सकती है और अगर कर भी सकती है ना करने देता जो इनका जो अब एक्टिव लीडर आ गया है जेल से। तो आप इस चीज़ का फिक्र ना करें और ख्वाहिश भी ना रखें। ठीक है, चलिए जी, वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया है और देखते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स की और PMLN की लड़ाई ज़्यादा होगी या फिर फ़िलहाल मुफाहमती सियासत, जैसे हमने पहले भी उसमें डिस्कस किया। इमरान साहब का तो यही मौक़िफ़ है कि मुफाहमत का रवैया चलेगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन की तैयारी में है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।